नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS PSS अकेडमी में। और हमारी जो मैगजीन एक्सप्लेनेशन जो सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में हम लोग जो है आज नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे आपके टोटल 8 पार्ट में ये मैगज़ीन है। तो इसमें आपके 8 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें पहला संविधान से जुड़े हुए मुद्दे, ये हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। उसके बाद में जो आपका सेकेंड था, संसद और राज्य विधानमंडल तथा स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, इसमें जो भी आपके सब टॉपिक्स थे एक एक करके हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में जो आपका थर्ड था, केंद्र राज्य संबंध, तो इसके भी सब टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और फोर्थ आपका था न्यायपालिका, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था टोटल। बाकी आज का जो हमारा है, आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, चुनाव इलेक्शन से जो आपके ये सब टॉपिक दिए हुए हैं, दल बदल विरोधी कानून, एक साथ चुनाव, प्रशिमन आयोग, चुनावी बॉन्ड, निर्वाचन विधि संशोधन, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सामाजिक लोकतंत्र और महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जो भी हैं, इनको जो है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जो भी बातें करंट अफेयर में होंगी उनको ज़्यादा फोकस करूँगा। जो कि आपके स्टैटिक में होंगी तो उनको कहीं ना कहीं मैं स्किप कर दूँगा, क्योंकि वो आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते ही रहते हैं। तो हम लोग, हमारा जो टॉपिक है चुनाव, तो इस पे चलिए हम लोग बढ़ते हैं चुनाव पे। तो हम लोग जो चुनाव वाला जो टॉपिक देखने वाले हैं, उसका सबसे पहले जो पहला सब टॉपिक है वो है दल बदल रोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले तो इस बात की चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो चर्चा में ये इसलिए रहा क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, तो उसकी वजह से जो है महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद विवाद को फिर से शुरू कर दिया। तो इसलिए ये जो है चर्चा में रहा। आप देखते हैं कि दल बदल क्या है। तो दल बदल को किसी राजनीतिक दल के एक सदस्य के द्वारा दूसरे दल में जाने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो और इसको क्या हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग शब्द जो है किससे संबंधित है। इस तरीके से आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि लोकसभा में यदि पार्टी ए के सांसद पार्टी बी में शामिल हो जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने दल बदल लिया है। इस प्रकार उनके विरुद्ध दल बदल जो विरोधी कार्रवाई के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग, अच्छा यहाँ पे जो है पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं, दल बदल विरोधी कानून के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि दल बदल विरोधी कानून उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़े जाने के बाद स्वेच्छा से जो है उनके दल की सदस्यता जो है छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। आगे इसमें लिखा गया है कि इसे जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। आगे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी। इसको आप रिवीजन भी कर लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता रहे और हमेशा ही कभी ना कभी चर्चा में ये आ ही जाता है। आगे दिया हुआ है कि दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न पर जो निर्णय होगा वो कौन लेगा, सदन का पीठासीन अधिकारी लेगा। और सदन के पीठासीन अधिकारी को 10वीं सूची के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा। तो इनके लिए नियम भी कौन बनाएगा, पीठासीन अधिकारी ही बनाएगा। अयोग्यता के आधार क्या क्या होंगे, तो निम्नलिखित आधार हो सकते हैं कि यदि कोई सदस्य मान लीजिए सदन में अपने राजनीतिक दल के द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत, जो उसकी पार्टी का जो निर्देश उसको दिया जाता है पार्टी के द्वारा, अगर उसको जो है उसके निर्देश के विपरीत या फिर दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना जो है मतदान करता है या फिर मतदान से अनुपस्थित हो जाता है। अगर उसकी पार्टी कह रही है, जहाँ पे उसकी पार्टी कहती है उसको वहीं पे वोट करना होगा, या फिर पार्टी के खिलाफ जो है वो जहाँ पे पार्टी ने निर्देश नहीं दिया है, अगर वहाँ पे जो है वोट नहीं कर सकता है और 15 दिनों के भीतर माफ़ नहीं किया जाता है, तो ये जो है दल बदल के तहत जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे है कि यदि मनोनीत कोई सदस्य जो होता है वो 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वो भी अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। यदि निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा 2 अपवाद दिए हुए हैं, तो इसको आप क्वेश्चन इससे बन सकता है, दल बदल विरोधी कानून के अपवाद क्या क्या है। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्वाचित होता है, तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। उस पद को छोड़ने के बाद वह उसी दल में फिर से शामिल हो सकता है। तो इसके आधार पर जो है दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। एक और अब बात है कि
यह कानून एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि विलय करने वाले दल के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक उसके पक्ष में हो। तो ये 2 अपवाद हैं, इन अपवादों के आधार पर जो है ये काम नहीं करेगा। अगला जो हमारा सब टॉपिक है, एक साथ चुनाव। तो यहाँ पे अभी फिर देखिए, ये अभी डेवलपमेंट फेज़ पे, अभी इस पे कोई ज़्यादा डिस्कशन अभी हो रहा है। अभी इसको जो है लागू करने के बारे में समितियों पे द्वारा काम किया जा रहा है, अभी विशेषज्ञ इस पे काम कर रहे हैं। तो बस इसको न्यूज़ में ही है और ज़्यादा इससे रिलेटेड अभी कुछ है नहीं इसमें। तो हम लोग बस देख लेते हैं कि संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर व्यावहारिक रोड मैप तथा फ्रेमवर्क जारी करने की जिम्मेदारी विधि आयोग को सौंप दी गई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी काम के लायक आपका है नहीं। एक पॉइंट यहाँ पर है कि एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी रही थी, उसके बाद में जो है स्टेट और सेंटर के जो चुनाव थे वो अलग अलग होने लगे थे। अगला हम लोग देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही टॉपिक था। वैसे ये जो है आपका टॉपिक मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी अपनी खुद की भी राय पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है परिसीमन आयोग। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है, तो देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर परिसीमन का कार्य संपन्न हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में जो अभी बना दिया गया था, यूटी बन गई थी, तो उसके बाद में वहाँ पे परिसीमन का कार्य संपन्न हुआ है। तो इस परिसीमन आयोग का गठन जो है केंद्र सरकार के द्वारा 6 मार्च 2020 को किया गया था। इसे जम्मू कश्मीर में जो है संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रीय सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का काम सौंपा गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कश्मीर में जो विधानसभा की सीटें थी पहले 83 से बढ़ाकर अब टोटल कितनी कर दी गई, 90 का प्रस्ताव दिया है, अभी हुई नहीं है, प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की बात हो रही में 24 सीटें हैं जो कि अभी रिक्त रहती हैं। तो यहाँ पे बस ये हुई है। थोड़ा सा परिसीमन आयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसकी जानकारी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वैसे बेसिकली आप लोगों तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। तो गठन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत जो है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन जो है अधिनियम पारित करती है। इसी अधिनियम के तहत जो है परिसीमन आयोग का गठन होता है। और यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है नियुक्ति। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। संरचना में तो प्रत्येक संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश 3 सदस्य होते हैं इसमें, और अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इसके अध्यक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या फिर सीईसी द्वारा नामित चुनाव आयुक्त होना चाहिए, और संबंधित राज्य और संशासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन के अनुरूप प्रतिनिधित्व हेतु लोकसभा और विधानसभा सभी विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना इसका कार्य होता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। हम लोग अगले सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा सब टॉपिक वो है चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी सबसे पहले तो देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, उसके बाद में देखते हैं कि ये होता क्या है। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि 2018 के बाद राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जो है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह किया है। टोटल 10,000 करोड़ से अधिक का संग्रह हुआ चुनावी पार्टियों के द्वारा चुनावी बॉन्ड के जरिए। और यहाँ पे थोड़ी सी ये देख लीजिए, केंद्रीय बजट 2017-18 में ब्याज मुक्त लिखित इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी। तो ये किस 2017-18 के बजट से जो है ये जो है स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा करना। तो यहाँ पे ये चीज़ थी। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं। तो चुनावी बॉन्ड जो है वस्तुतः राजनीतिक दल को गुप्त दान करने के लिए जो है ब्याज मुक्त वित्तीय हैं, ये वचन पत्र की भांति होते हैं। इनको कौन खरीद सकता है, तो इन्हें किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी निकाय के द्वारा खरीदा जा सकता है। बॉन्ड्स का मूल्य वर्ग क्या क्या होता है, तो ये आपको 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के मूल्य वर्ग में मिल जाते हैं आपको। और इन्हें जो है SBI की जो है चयनित शाखाओं के से ही जो है ख़रीदा जा सकता है। तो कहाँ से खरीदे जा सकते हैं, SBI की जो चयनित शाखाएँ होती हैं। बाकी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एक बात बस यही याद रखना, केंद्र सरकार का जो बजट था 2017-18 से ये योजना जो है बॉन्ड योजना की घोषणा की गई थी। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 जो है ये चर्चा में क्यों है। तो देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी मिल गई है। तो मंजूरी मिल गई है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक
हो जाता है। तो अधिनियम के बारे में देखेंगे तो इस अधिनियम में चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने का प्रावधान दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट दे रखा है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए। तो ये वो कह सकता है। अगली बात जो यहाँ पे कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा आधार के प्रस्तुतिकरण को लेकर। ऐसे व्यक्तियों को जो है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है आपके। और यहाँ पे एक पॉइंट ये देख लिए कि यह अधिनियम उन उद्देश्यों का विस्तार करता है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है। तो यहाँ पे दिए गए हैं मतगणना, वोटिंग मशीन, चुनाव संबंधी सामग्री रखने हेतु, और बेसिकली यही सब दिया हुआ है छोटे छोटे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट का है नहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये आप लोगों को एक नई चीज़ है, अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, अभी इसको जो स्टार्ट नहीं किया गया। सर गवर्नमेंट और चुनाव आयोग इस पर बात कर रहा है, किसको लेकर, रिमोट वोटिंग को लेकर। तो ये आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आपको बढ़ाना होगा कि ये क्या है और किस तरीके से रिमोट वोटिंग काम करेगा। तो रिमोट वोटिंग के तहत क्या होगा कि मतदाताओं को उनके पंजीकरण निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित केंद्रों के बजाय अन्य स्थानों से ही मतदान करने की अनुमति होगी। तो वो जहाँ पे है, मान लीजिए कि कहीं और जो लेबर कास्ट हो गई या फिर किसी और काम से जो है कोई NRIs, अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि NRI जो होते हैं तो ये हो गए, और लेबर जो होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने मतदान जो उनका केंद्र है वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो वहीं से वो रिमोट वोटिंग के जरिए अपना मत दे सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर रिमोट वोटिंग के जरिए उनको जो है, ये एक तरीके का रिफॉर्म्स है चुनाव को लेकर। अब मेंस का क्वेश्चन है आए तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं कि चुनाव सुधार के लिए जो है क्या क्या प्रावधान लाएंगे। तो रिमोट वोटिंग उसमें एक आप ऐड कर सकते हैं, आपका एक सब टॉपिक ऐड हो जाएगा चुनाव सुधारों से संबंधित। और यहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग देख लेते, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी मैं आपको प्रॉक्सी वोटिंग जो है इसको देख लेते। तो इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसके तहत एक पंजीकरण मतदाता अपने मताधिकार जो होता है वो अपने किसी प्रतिनिधि को सौंप सकता है कि मान लीजिए किसी दूसरे से वोट वो डलवा सकता है। तो प्रॉक्सी वोटिंग तो पहले से ही चल रही थी, अब ये नई डेवलपमेंट हो रही है। रिमोट वोटिंग अभी हुई नहीं है, अभी चल रहा है, इस पर चर्चा हो रही है, देखते हैं कब तक जो है ये क्लियर हो पाता है। तो उसको मैं आगे आपको कवर करवा दूंगा आगे करंट अफेयर में। अगर इसको लागू कर दिया गया तो आगे जो है आपको देखने को मिल सकता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, तो क्यों ये टॉपिक जो है सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति के गठन के संबंध में लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया गया। तो यानी कि अभी सिर्फ विधेयक पेश हुआ है, अभी इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अगर डेवलपमेंट होती तो यहाँ पर दी होती। तो बस अभी तो डेवलपमेंट फेज़ में है, तो अभी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, अभी तो विधेयक आया है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब थोड़ा सा भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 का सब क्लॉज 2 के तहत होती है। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सेवा शर्तें तो इसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती हैं, और चुनाव आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त CEC की सिफारिशों के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इनका कार्य क्या होता है कि यह जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान सभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करता है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो करंट की न्यूज़ है, तो अभी यहाँ पे विधेयक पेश हुआ है, अभी वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। विधेयक में अच्छा दिया क्या है तो इसमें आप थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल को उनकी नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष तक करने का प्रावधान है। अभी कितना है, 65 वर्ष और 6 वर्ष जो भी पहले हो, और इसको जो है प्रॉपरली 6 वर्ष करने के लिए इस विधेयक में बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इतनी ही न्यूज़ हम लोगों के काम की थी। अगला जो है सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी जो वर्ड है, वैसे तो प्रीलिम्स में आ भी सकता है, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स के आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको अवधारणात्मक क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ना कि फैक्चुअल क्वेश्चन। अब जो है
पूछना कम कर दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक लोकतंत्र आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में स्वीडन में हुए चुनावों के कारण सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन मॉडल चर्चा में रहा। तो सामाजिक लोकतंत्र जो वर्ड है ये आपको स्कैंडिनेवियन जो मॉडल है उसके तहत देखने को मिलेगा। इसको ही बोलते हैं जो नॉर्डिक यानी स्कैंडिनेवियन जो मॉडल है इसको ही बोलते हैं सामाजिक लोकतंत्र। तो ये जो है वहीं से अवधारणा जुड़ी हुई है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ से जुड़ी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये है क्या। तो समाजवाद या पूंजीवाद यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे मतलब कि बेसिकली जो ये कंट्री हैं तो ये किसको फॉलो करती हैं, समाजवाद या पूंजीवाद को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सामाजिक लोकतंत्र एक विचारधारा है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके भीतर जो है समतावाद को बढ़ावा देना। तो उद्देश्य इसका होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर समतावाद को जो है बढ़ावा देना। तो इस प्रक्रिया को पूरी को बोला जाता है सामाजिक लोकतंत्र। तो इससे यहाँ पे आप लोग बस एक बात याद रखिएगा कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर इसको समतावाद या फिर पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर समाजवाद, इस तरीके से भी आप इस अवधारणा को समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। बस बेसिकली यहीं पे इतना ही जो है हमारे काम की चीज़ें थी। इस यहाँ पे देख लेते हैं कि इस मॉडल ने नार्डिक देशों को महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने की मदद की है। तो किन किन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर और वैश्वीकरण में भागीदारी, आर्थिक प्रगति, असमानता का निम्न स्तर, उच्च जीवन स्तर, विश्व में सबसे अधिक श्रम की भागीदारी। तो ये कुछ हैं जिन पर इन लोगों ने जो है डेवलपमेंट यानी कि प्रगति की है अपने इस जो है इनका जो अवधारणा है सामाजिक लोकतंत्र को लेकर। तो इसमें इन्होंने इन पॉइंटों पे प्रगति की है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जो हमारी बची हुई हैं तो इनको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण का संघ। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको जो है भारत को जो है 2022 से लेकर 2024 तक के लिए इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो इसलिए बेसिकली ये चर्चा में आया है। सेकेंड जो हमारा है वो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो होते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग जो ने क्या किया है कि पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया है। तो इसलिए ये जो है चर्चा में आ गया है। बाकी इसमें कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। गैर मान्यता प्राप्त दल आप पॉलिटी में पढ़ ही लेते हैं तो इसकी हम डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 आरक्षण या आवंटन को लेकर जो भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो थोड़ा यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो आपको गौर से देख लेनी चाहिए। यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या राजदल में 2 प्रतिनिधि गुट बनते हैं, मान लीजिए वैसे ही जो महाराष्ट्र का मुद्दा चल रहा था तो उसी को लेकर ये चर्चाएं जो है इसको लेकर ही ये करंट में न्यूज़ में आ गया था। क्योंकि वहाँ पे जो आपका देखेंगे शिवसेना के जो पार्टी के अंदर ही 2 गुट हो गए हैं और उनको जो है चुनाव चिन्ह को लेकर उनमें आपस में ही विवाद है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है चर्चा में आ गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या राज्य में 2 प्रतिनिधि गुट बनते हैं तो उस दल का प्रतिनिधित्व किस गुट को दिया जाएगा। इस संबंध में निर्वाचन प्रतीक आदेश जो है यानी कि आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय बाध्यकारी होगा। तो यहाँ पे जो बाध्यकारी वर्ड दिया है ये आपको जो है इस पर आपको फोकस करना है। बाकी का तो हम लोगों के यहाँ पे काम का है नहीं चीज़ें। अगला है कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना। तो ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में तो सबसे पहले ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा उम्मीदवारों के लिए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े जाने पर रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की जो है 1951 में संशोधन के लिए पुनः नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए। तो इसको लेकर अभी प्रयास अभी हुए हैं, डेवलपमेंट मतलब कि पूरा अभी क्लियरिटी आई नहीं है। अभी इन लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए। होता क्या है कि वही बात है कि कोई एक कैंडिडेट अगर 2 जगह से चुनाव लड़ेगा, अगर दोनों जगह से जीत गया तो एक सीट तो बेसिकली उसको खाली ही करनी पड़ती है। तो होता क्या है कि वहाँ पर फिर उपचुनाव करवाने पड़ते हैं। उसके बाद में फिर से जो है मशीनरी और इतना ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए चुनाव आयोग इसके सुधार पर कार्य कर रहा है कि 2 जगह से एक व्यक्ति एक ही जगह चुनाव लड़ सके। थोड़ा आप देखेंगे पहले क्या था कि जो है 1996 तक क्या था, 1996 तक होता क्या था कि 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ने की अनुमति थी। और 1996 के बाद में आप 1996 तक 2 से अधिक, 1996 के बाद आप जो है केवल 2 स्थानों से ही चुनाव लड़ सकते हैं। और अभी चर्चा होने लगी कि अब आप सिर्फ जो है एक ही सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी ये चर्चा हो रही है, अभी इस पर जो है डिसीजन आना बाकी है।
यहाँ पे अलग अलग बोर्ड के प्रकार, तो इनको देख लेते हैं क्या क्या छोटे छोटे वर्ड हैं, आपको कीवर्ड टाइप के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेंडर वोट क्या होता है। टेंडर वोट क्या होता है कि जब कोई मतदाता अपना वोट डालने, यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आप कभी मान लीजिए वोट डालने गए और आपको पता लगता है कि आपकी ही पहचान को दिखाकर आपका वोट कोई और डाल गया है, यानी कि फर्जी में ही आपके नाम से कोई वोट अलग डाल गया, तो पीठासीन अधिकारी जो है आपको भी वोट डालने का अधिकार देता है। तो इस अधिकार को ही बोलते हैं टेंडर वोट। तो जो आपका वोट पड़ेगा वो किस हिसाब से पड़ेगा, टेंडर वोट के हिसाब से। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक टेंडर वोट के माध्यम से किसी अन्य मतदाता की ही तरह वोट डालने का पात्र हो जाता है। तो आपको भी वोट डालने का मौका मिलेगा किसके, तो आपका वोट जो होगा वो होगा टेंडर वोट। चैलेंज्ड वोट की बात करें तो ये है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मतदान बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट जो है देखें, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर एजेंट जो खड़े होते हैं अन्य पार्टियों के, तो वो पार्टियों के जो एजेंट होते हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं कि कोई भी वोट फर्जी ना हो। अगर उनको लगता है कि ये वोट फर्जी है, पढ़ने आ रहा है, तो उसी को जो है वो चैलेंज कर देते हैं कि इसकी आप लोग जांच करिए। तो इसी को बोलते हैं चैलेंज वोट, जो वो चैलेंज करते हैं। अगला है कि टेस्ट वोट। टेस्ट वोट में क्या होता है कि जब बेसिकली आप वोट डालने जाएं तो उसमें क्या हो कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन या फिर पेपर ट्रेल मशीन ने जो है उसका वोट सही ढंग, मान लीजिए आपका वोट जो है वो सही ढंग से दर्ज नहीं किया है, तो आप उसे टेस्ट वोट के रूप में फिर से डालने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं टेस्ट वोट। अगला है कि आपका मतदाताओं का पंजीकरण। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 में कानूनी संशोधन और निर्वाचक पंजीकरण नियम संशोधन 1960 में संशोधन के अनुपालन में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे हुआ जिनकी आयु 17 वर्ष से अधिक है वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं और मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा। साथ ही पात्र युवाओं को उस वर्ग की आगामी तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसकी तिमाही में उनकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी। अभी ये तिमाही से होने लगा, पहले ये जो है वार्षिक में था, तो यहाँ पे ये चेंजेस हुआ है। इसमें जो है आधार विवरण को फॉर्म से जोड़ने का वैकल्पिक प्रावधान भी किया गया है। और जो हमारा आज का लास्ट का सब टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि सुलभ चुनावों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति। तो देखते हैं इस समिति के बारे में। तो भारतीय चुनाव आयोग ने जो है इसको NACAE के तहत जो है 2 उप समितियों का गठन किया है। तो इन उप समितियों का उद्देश्य क्या है कि आयोग की वेबसाइट तक पहुंच में सुधार के तरीकों का अध्ययन करना और दिव्यांग व्यक्तियों के निर्वाचकों के रूप में पंजीकरण को आसान बनाना जो है इसका उद्देश्य है। और क्या है कि राज्य तथा जिला स्तर पर चुनावी प्रक्रियाओं में PWDs की भागीदारी से संबंधित प्रक्रियाओं को मुद्दों की समीक्षा करती है। उपचुनाव आयुक्त इस समिति का अध्यक्ष होगा। इसकी बैठकें वर्ष में 2 बार अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार आयोजित की जाएंगी। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। यह वैकल्पिक संरचना प्रस्तावित होने तक रहता है। तो आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग 5वां टॉपिक हमारा कवर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है महत्वपूर्ण विधान और विधेयक जो भी आए हैं आपके पूरे साल में, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करिए, कोई अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।